छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में बघेल परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हैं और अब गिरफ्तारी की तलवार मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल पर भी लटकते दिख रही है। ऐसे में कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे बघेल को आज उस समय झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका यह कहकर वापस लौटा दी कि पहले निचली अदालत में याचिका लगाइए। इसके साथ ही बघेल ने ईडी को मिली शक्तियों और पीएमएल की धाराओं को भी चुनौती दी थी। उस मामले में भी कोर्ट ने अलग से याचिका लगाकर 6 अगस्त को सुनवाई करने की बात कह दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे और आदेश देखने बाद फिर आगे कैसा करना है, क्या करना है वो बनाएंगे। इधर इस मामले में एक महत्वपूर्ण टर्न तब आया जब चैतन्य बघेल की आज हुई सुनवाई में उनकी 14 दिन की न्यायिक रिमांड और बढ़ा दी गई। कोर्ट ने इन दोनों निर्णय के बाद बघेल परिवार मुश्किलों में घिरा नजर आ रहा है। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है और कोर्ट के इन दोनों निर्देशों के बाद भाजपा एक बार फिर से बघेल परिवार पर हमलावर है और शराब घोटाले का ठीकरा भूपेश बघेल और उनके परिवार पर फोड़ा जा रहा है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं बनता है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही अभी तक जितने भी जांच किए हैं उस सबूत सहित, चाहे कवासी लखमा जी का मामला हो या फिर और मामले हों। भूपेश बघेल जी किस अज्ञात भय से पीड़ित हैं ये मालूम नहीं। वो न्यायालय में गए हैं तो अब मामला चूंकि न्यायालयीन हो गया है तो मैं क्यों टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है अज्ञात भय है कि अज्ञात स्वीकारोक्ति है, ये वही बता पाएंगे। इधर जहां शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्म है, वहीं भूपेश बघेल पर हो रहे हमलों का जवाब देने कांग्रेस फिर से सामने आई है। कांग्रेस ने इस प्रकरण में अभी अंतिम फैसला नहीं आने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत भूपेश बघेल को न्याय जरूर मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी अदालत गए हैं, निश्चित तौर पर अदालत में उन्हें राहत मिलेगी, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। अभी अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज नहीं किया है। अदालत ने उन्हें एक मामले में फिर से लगाने को कहा है, उनके पुत्र के एक मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा है, उनके पुत्र को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का कहा है। तभी अदालत ने किसी प्रकार की कोई याचिका खारिज नहीं की। फिलहाल शराब घोटाला प्रदेश की सियासत से बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में अभी कई दिनों तक गूंजने वाला है, क्योंकि इस मामले को आधार बनाकर भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। बघेल की कोशिश पीएमएल कानून को ही शिथिल करने की है। अब ऐसे में कानूनी लड़ाई के बीच एक बार फिर सियासी जंग छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है भूपेश बघेल के परिवार पर आई मुसीबत की घड़ी पर। शराब घोटाले की परतें जिस ढंग से खुल रही हैं उस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं कि ये जो पूरी जांच है उसकी दिशा भूपेश बघेल के परिवार के इर्द गिर्द कसती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में मुश्किलों में है बघेल परिवार और आज कोर्ट के 2 अहम कहें निर्देश या फैसले, इस पर जो बघेल परिवार की जो राहत है वो नहीं मिली और मुश्किलें और बढ़ गई। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचती है और जो पहल भूपेश बघेल के द्वारा की गई थी उसमें
जो कानूनी दांव-पेच है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, वो अधिवक्ता भी हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी का, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि शराब घोटाले को लेकर अभी ये सियासत पूरी तरीके से उफान में है और आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश आए हैं, उससे ये मामला और पेचीदा हो गया है। जो आरोप है वो बीजेपी पर इसलिए लग रहे हैं कि ये पूरा प्रकरण ही कांग्रेस को सियासी नज़र आता है, सियासी साजिश वो इसे करार दे रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है भूपेश बघेल ने। तो पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं चोपड़ा जी का ही और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जब आरोप के छींटे बीजेपी पर आ रहे हैं तो बीजेपी का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जरूर पेंडिंग है लेकिन कहा यह जा रहा है कि साजिश बीजेपी की है। चोपड़ा जी। तिवारी जी, ये उनका अधिकार है कि कानूनी लड़ाई वो लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बीच में ना घसीटे। और जिस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि कानून को शिथिल किया जाए, आपको ध्यान होगा कि ये कानून बनाया खुद कांग्रेस ने था। अब उस जाल में खुद फंस रहे हैं तो उस कानून को चुनौती दे रहे हैं। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको किसी प्रकार की राहत यहां नहीं मिलने वाली है, आप कानून का पालन करते हुए निचली अदालत में जाइए। अब यदि उनके इतने बड़े बड़े वरिष्ठ वकील, उनको कानून की जानकारी नहीं है कि जब तक निचली कोर्ट से ये याचिकाएं खारिज नहीं होगी आप ऊपर कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप पूर्व सीएम है, उसका मतलब ये थोड़ी कि सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा। और तीसरी बात मैं ये बता दूं कि कुछ दिन पहले भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट आया था कि जिसने मेरे परिवार को जेल भेजा है उनकी सरकारें गई है। तो भैया आप क्यों फिर इतना डर रहे हैं जेल जाने से कि आप अग्रिम जमानत याचिका लगा रहे हैं? जो आपकी सरकार आने की रही कुची बची आशंका है, आप जेल चले जाइए और वो पूरी हो जाएगी आपकी। और कि भूपेश बघेल जेल चले गए, परिवार के जनों को तो छोड़ दीजिए, खुद चले गए तो 100% तक हो जाएगा कि उनकी सरकार आ जाएगी। लेकिन ये लफसाजीबाजी से कुछ नहीं होने वाला। आप कानूनी लड़ाई लड़िए, ठीक है, आप कोर्ट जाइए, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि शराब घोटाला इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ है और इनको सजा होगी जो जो पकड़े जाएंगे। और भूपेश बघेल जी घबराए नहीं, ईडी उनको तब तक नहीं पकड़ेगी जब तक ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा, तब तक ईडी हाथ नहीं लगाने वाली है, वो अपने हाथ जलाने वाली नहीं है। आपके बेटे के विरुद्ध जिस दिन पुख्ता सबूत मिला उसको, ईडी को, उस दिन उसको अंदर किया गया, ना कि पूछताछ कई बार की गई लेकिन सबूत नहीं थे। जिस दिन सबूत मिला उनको भेजा गया। और आप जो है पूरे कांग्रेस को कम से कम वंशवाद की जो परंपरा आपके यहाँ ऊपर से चल रही दिल्ली में, उसमें तो यहां मत झोंकिए कि बेटा आपका कोई सदस्य नहीं है कांग्रेस का, लेकिन कवासी लकवा जो आपके नेता है उसके लिए तो आप लड़ाई लड़ते नहीं, अपने बेटे के लिए जरूर लड़ते हैं। तो आपको पार्टी से ज्यादा प्रिय जो है आपके बेटे हैं, इसलिए उनको बचा रहे हैं। यही कार्रवाई आप कवासी लकवा के लिए क्यों नहीं किए? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? और जो है देवेंद्र यादव थे उसके लिए क्यों नहीं गए आप? लेकिन सिर्फ आप जो है दिखाने के लिए और जो है ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें लोग जो जेल गए हैं वो बचने वाले नहीं हैं, ये आप देख लेंगे, क्योंकि सबूत है और सबूतों के बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो जो साक्ष्य हैं और जांच एजेंसियां अपने स्तर पर जांच कर रही हैं, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, उसके बावजूद इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का क्या उचित रहता है जान लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, हाँ, ये जब घोटाला सामने आया था तभी ये कुछ इशारे मिलने लगे थे कि इसमें कड़ियाँ काफ़ी दूर तक जाएंगी। अब उन आशंकाओं के आधार पर ही भूपेश बघेल को लग रहा है क्या कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है?
देखिए, आपको मोहन जी मैं बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था चुनाव के पूर्व, एक वीडियो जारी कर दिया गया और मैं जिस प्रकार से चुनाव के पूर्व कुछ दिन पूर्व ही और जिस प्रकार से उनकी छवि को, क्योंकि वो एक छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता है और लगातार जिस प्रकार से भाजपा जो है वो पूरी तरीके से भयभीत और डरी हुई थी और लगातार अगर आप देखेंगे तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया और लगातार जैसे मैंने कहा ना कि लगातार ये हमने जो मंत्र दिया था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, पुनः हम जीतेंगे, तो लोकतंत्र में जैसे ही इन्हें लगा कि अब ये हमसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं जीत पाएंगे तो इन्होंने दूसरा प्रयत्न अपनाना चालू किया और झूठे भ्रमक और मनगढ़ंत आरोप लगाकर जिस प्रकार से किसी भी विपक्ष में बैठे हुए नेताओं की छवि को धूमिल करना, बीजेपी की इसमें मास्टरी है और इसमें पीएचडी होल्डर है, कैसे उनकी छवि को धूमिल किया जाए, उनकी इमेज को टर्निश किया जाए, उनकी मान प्रतिष्ठा को खराब किया जाए, ये प्लानिंग करके षड्यंत्र करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम इस पूरी प्रोसेस को हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, जिसका नंबर आज 299 299/2025, 301/2025, 303/2025 जिसका नंबर था और हमने उसमें विभिन्न विषयों पर और हमने तो पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया है। आपको मैं बता दूं कि सेक्शन पीएमएल एक्ट की जो सेक्शन 44 है उसके माध्यम से हमने ये आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें हम सबको विश्वास है 140 करोड़ जनता की उम्मीद अगर कोई है इस देश पे तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसमें हमने बताया है कि कैसे कि जो सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसीज हैं उनकी सीमाओं को हमने चुनौती दी है कि क्या उनको अधिकार है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, पीएमएलए जैसे कानून का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेके मैं आपको बता दूं, हमने अदालत के सामने अपने पक्ष को रखा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच और सुनवाई को और तेज और विकेंद्रीकृत और केंद्रित ढंग से हो। और लगातार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा कि 10 मार्च को पहली बार भूपेश बघेल जी के यहाँ 25 के रेट हुई, 18 जुलाई तक ना कोई आधार, ना कुछ प्रमाण, ना उनके खिलाफ कोई सबूत हुआ और उसके बाद भी 18 जुलाई के बाद उनके बेटे को कोई सम्मन्स जारी नहीं किया गया और लगातार तब बिना सम्मन्स के, बिना नोटिस के, बिना कोई प्रक्रिया अपनाए, कोई ना उनके पास कोई जानकारी ऐसे उसके विरुद्ध आई, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो राहत नहीं मिली आप लोगों को, क्या समझा जाए, ये क्या दिखाता है? पहले सुनवाई में जो झटका लगा है वो क्या राहत है या आगे के लिए रास्ता खुला है? देखिए मोहन जी, मैं यही चीज कहना चाहता हूं। मैं शाम से देख रहा हूं चैनलों में राहत नहीं मिली, राहत नहीं मिली। समझना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने चैप्टर क्लोज नहीं किया है। उन्होंने कहा आप प्रोसेस से आइए। आपके हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, आप हाई कोर्ट में अपनी अलग अलग दोनों आप अपने PIL उसको लगाइए, रीट को लगाइए। और आज जो जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जोए मलाया बागची जी के कोर्ट में, खंडपीठ में जस्टिस साहब के कोर्ट में लगा था मामला और उन्होंने कहा कि ये जो धारा मैंने जैसा आपको बताया कि 44 जो सेक्शन है पीएमएलए का, और हमारे तरफ से देश के सबसे नामी वकील हमारे कपिल सिब्बल जी उस पे थे, अभिषेक मनु सिंघवी जी थे और उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो 6 अगस्त के सारे जो पीएमएलए 44 सेक्शन के तहत जितनी भी हमने PIL लगी है उस पे इसको क्लब कर दिया जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मानते हुए इस केस को 6 अगस्त की सुनवाई के लिए रख दिया है और ये कहा है कि आप अपने हाई कोर्ट में जाइए और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ आइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने न्यायिक संस्थाओं का दुरुपयोग का जो मिसयूज हो रहा है, लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना हुआ है, लोकतंत्र के लिए जो हानिकारक है, पूरी प्रक्रिया को हमने जो बताया है कि बिना पर्याप्त आधार के, उचित प्रक्रिया के और उनके परिवार के छवि को जिस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है, न्यायिक सीमा जो है उसको क्रॉस किया जा रहा है, सारी चीजों को हमने बताया है। और आगे भी आप देखिएगा 6 अगस्त के कोई ना कोई गाइडलाइंस ऐसी आएगी जिससे आने वाले समय में ईडी का मिसयूज बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कांग्रेस को उम्मीद है, लेकिन इस पूरी सियासत का गणित क्या कहता है जान लेते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चौबे जी क्या लग रहा है? कानूनी प्रक्रिया तो काफ़ी पेचीदगी से भरी हुई है, आगे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो आप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, कोई इसको साजिश कह दे रहा है, दूसरा पक्ष इसको कह रहा है कि भाई इसमें शामिल हैं इसलिए जांच में आइए, क्या लग रहा है? दोनों पक्षों को सुन के आपका क्या आकलन है?
मोहन जी, जिस दिन से ये शराब घोटाले का पहला मामला सामने आया था, करीब 2-2.5 साल हो गए हैं। इसमें लगातार ईडी अपना काम कर रही है। विभिन्न प्रकार के IAS हो, डिप्टी कलेक्टर हों, इनको उन्होंने गिरफ्तार किया है और काफ़ी कुछ सबूत उनके पास हैं। अब स्थिति ये बनती है कि अभी आखिरी में आके भूपेश बघेल जी के बच्चे को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से ईडी का कार्यक्रम है, उससे स्वाभाविक है कि भूपेश बघेल के भी उसमें तार जोड़ने की कोशिश है। तार तो जुड़ ही जाएंगे। गिरफ्तारी वगैरह से भूपेश बघेल निश्चित ही डर सकते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। इसको लेके वो, लेकिन वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नीचे की अदालत से आइएगा। अब मेरा ये कहना है कि जो चूंकि मामला न्यायालय में है, निचले न्यायालय में से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है, अब इस मामले में ना तो कांग्रेस को, ना भाजपा को, ना किसी अन्य दल को किसी भी तरीके की टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब चूंकि न्यायालय में मामला है, आप उसको बोलोगे, करोगे, कहीं से जवाब आएगा, कुछ होगा, तो इससे क्या है, माहौल ख़राब होगा। अब माहौल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। भूपेश बघेल को अब इंतज़ार करना चाहिए कि ईडी का अगला कदम क्या है, और अपने कानूनी प्रक्रिया को लेकर वो जो कर सकते हैं उनको वो करना चाहिए, वो कर भी रहे हैं। ठीक है, और इसमें अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी और सियासत है कि रुकती नहीं है। रुक कर लेते हैं विमल चोपड़ा जी का, और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पुत्र की गिरफ्तारी के बाद चीज़ें सियासी हो चली हैं। बीजेपी का जो स्टैंड है वो बार बार बघेल जी को गिरफ्तारी के ओर इशारा करता है, इसलिए बघेल जी डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये एक तरीके से याचिका लगाई है। चोपड़ा जी। नहीं, देखिए तिवारी जी, डरे हुए हैं, यह तो तय है। डरे नहीं होते तो क्यों जाते हो? और नहीं, आप लोग किसी को भी अंदर कर देंगे तो कोई भी डर जाएगा भाई, कोई भी डर जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी को, देखिए तिवारी जी, किसी को भी अंदर करना होता, तो जैसे अमित भाई ने अभी कहा कि मार्च में जो है उनके पुत्र से पूछताछ की गई थी, तो उसी समय गिरफ्तार नहीं कर लेते? क्यों हम 5 महीने या ईडी इंतजार करते रहती कि 5 महीने इंतजार करें करके? क्योंकि ईडी के पास उस समय सबूत नहीं थे। ईडी ने उनके बयान लिया और बयान के बाद उनके बयान के आधार पर पूछताछ की, और जब उसके पास सबूत आए तब गिरफ्तार किया। अब प्रक्रिया नहीं की गई है। अरे कवासी लखमा की जब गिरफ्तारी हुई तब कौन सा उनको समझदारी? ये तो ईडी की अपनी प्रक्रिया है, तो उनको पूछताछ के बाद जब सबूत मिले तो गिरफ्तार करना है। अब अमित भाई ने कहा नरेटिव गढ़ रहे हैं। इन्होंने जो है विधानसभा चुनाव में जो है ये कहा, वैसा कहा, और नरेटिव गढ़ दिया और कांग्रेस हार गई। अरे तो वो नरेटिव आप लोकसभा चुनाव में भी तो खत्म नहीं कर पाए। भाजपा ने जबकि जो है हमारा लोकसभा चुनाव में आपने जो नैरेटिव गढ़ा था कि संविधान खत्म कर देंगे, हमने जो है महाराष्ट्र के और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उसको खत्म कर दिया प्रचार करके कि देखिए हमारी कितनी भी सीटें, हम संविधान को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन आप उसके बाद सब चुनाव हारते गए और नैरेटिव गढ़ा। नैरेटिव नहीं, ये सच है। जनता जो है जानती है कि कांग्रेस कितना झूठ बोलती है। पहले आपने आरोप लगाया कि ईवीएम जो है वो चुनाव हरा रहा है। अब दूसरी बार राहुल गांधी आए कि वोटर लिस्ट जो है उसके कारण हार रहे हैं, और एटम बम फोड़ने वाले, पता नहीं उनका एटम बम क्यों फुस हो गया, कि उसमें सीलन लग गई, कि पानी गिर गया, क्या हो गया, कि अभी तक सबूत नहीं दे पा रहे हैं। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीन ने जमीन ले ली है, ये आपको कहां से पता चला? ये तब खुश होते हैं जब देश जो है उसकी जितनी बेइज्जती ये कर सके करने में ये खुश होते हैं कि बोला जाए कि चीन हमारी जमीन ले लिया, हमारी इकोनॉमी गिर रही है। ट्रंप के बोलने पे यदि हम युद्ध रोकते तो ट्रंप ये नाराज होकर के ये सब कार्रवाई करता क्या? वो तो खुद होता। लेकिन ये तय है कि सब प्रकार की चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है। और शराब घोटाला जो है इस प्रदेश में एक बच्चा जानता है कि शराब घोटाला हुआ है और उसका पैसा जाता था। 2 प्रकार की शराब की जो है दुकानें चलती थी, एक कांग्रेस की अलग से चलती थी, वहीं
और एक जो है सरकारी चलती थी। सरकारी में कितना पैसा जाता था और ये जो दूसरे नंबर का पैसा जाता था ये कहां से होते हुए कहां पहुंचता था, ये भूपेश बघेल भी जानते हैं, उनके बेटे चैतन्य बघेल भी जानते हैं, और जो लोग आज जेल में हैं वो भी जानते हैं कि वो इससे बचने वाले नहीं हैं। कितना भी नैरेटिव कांग्रेस गढ़ ले कि ये झूठा है, ये है, लेकिन सच्चाई जो है वो सामने आने वाली है। कभी ये भगवा आतंकवाद कहेंगे, कभी ये कुछ कहेंगे, लेकिन जनता सच्चाई जानती है और जनता उसका परिणाम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में देती है। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप जी श्रीवास्तव जी आप एडवोकेट भी हैं, आप जानते हैं कि गिरफ्तारी ऐसे आधारहीन हवा में तो नहीं की जा सकती, कुछ ना कुछ साक्ष्य होंगे एजेंसियों के पास, तब ये सारी चीजें हुई हैं। उसके बावजूद कांग्रेस ये बोलते हुए नहीं थकती कि बिना कोई साक्ष्य की गिरफ्तारी हो गई, हर बार यही कहा जाता है। इससे तो कम से कम कांग्रेस को बचना चाहिए। मोहन जी मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जैसा कहा ना कि हमने जो सेक्शन 44 पीएमएलए एक्ट के तहत हमने जो चुनौती दी है कि अंतहीन जांच और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो जारी रखी जा रही है, जो जांच को निरंतर जारी रखा जा रहा है, उसके खिलाफ हम आज सुप्रीम कोर्ट में गए और 6 अगस्त को देखिएगा कोई ना कोई डायरेक्शन आएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग तो एक बहाना है और सिर्फ विरोध को दबाना है, और कहते हैं ना कानून का वो डर फैलाए, कानून का वो डर फैलाए, न्याय की जगह एजेंसी बुलाए। पीएमएलए अब हथियार बन गया है, लोकतंत्र पर वार बन गया है। और मैं कहना चाहता हूं पीएमएलए की इस चाल में हर सच बेगुनाह सजा पाता है, लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार न्यायिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, और अभी विमल भैया कह रहे थे, ठीक बात है, आपने कहा कि 4 महीने आपने इंतजार किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी केस में आप कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ झीरम घाटी में एनआईए आता है और 2015 में ही कहता है मैटर वाज कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड। 2021-22 में फिर आ जाता है, बोलता है ये केस हमको ट्रांसफर कर दो क्योंकि मैटर अभी इनकम्प्लीट है। अरे भाई आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आप मैटर वाज कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड। तो मोहन जी ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जनता सारी चीजों को समझती है मोहन जी। और मैंने जैसा कहा ना कि लगातार राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट चल रहा है, कैसे विपक्षियों को दबाना, उनको प्रताड़ित करना, उनके ऊपर केस लगाना। और अभी आप कह रहे थे मोहन जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं कि बिना सबूत के किसी को अंदर नहीं रखा जा सकता। मैं आपको याद दिला दूं, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक केस आया था मनीष सिसोदिया जी का, 17 महीने उनको अंदर रखा गया और 17 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को कहा कि आप तो कुछ इनके खिलाफ आधार आप ला ही नहीं पाए, कुछ सबूत ला ही नहीं पाए। देन हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज 17 मंथ्स? 17 महीने के लिए कौन इनके जवाबदार है? ठीक है, जवाब नहीं दे पाई। ठीक है, कुछ यही तो है, आप किसी को अंदर कर सकते हैं। चोपड़ा जी ये उदाहरण दिल्ली का ही है, वहां भी शराब घोटाला है और इसीलिए बघेल जी शायद सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि जो पीएमएलए कानून है इसका दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं, आपातकाल में ये 17 महीने एक आदमी की बात कर रहे हैं, 19 महीने लाखों लोगों को जेल में रखा गया, तब कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बदला ले रहे हैं क्या आप लोग? प्रज्ञा ठाकुर और उनके साथियों को जो है सालों रखा गया, लेकिन क्यों, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद जैसी चीजें गढ़ी गई और उन पे दबाव डाला गया कि आप मोहन भागवत जी, मोदी जी का सबका नाम लीजिए और उनको फंसाइए तो छोड़ दिया जाएगा। अब प्रज्ञा जी का आप फोटो देख लीजिए पुराना, कि किस हालत में कितना प्रताड़ित उनको किया गया, ये उनके फोटो से पता चलता है। लेकिन ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं सबूत आ जाते हैं, कहीं चीजें प्रूफ हो जाती है और कहीं चीजें प्रूफ नहीं हो पाती, संदेह के आधार पे व्यक्ति छूट जाता है। तो इसलिए कि आप ये हो गया वो हो गया, नहीं, न्यायालय ने जो किया, जो कहा वो ठीक है, लेकिन 17 महीने भी न्यायालय ने रखा तो कुछ चीजें प्राइमा फेसी होगी, तब रखा होगा। ठीक है, चलिए। और एक महत्वपूर्ण बिंदु इस मामले का ये कि पीएमएलए एक्ट जो है उसे ही भूपेश बघेल चुनौती दे रहे हैं, यानी कानून ही गलत बना है और इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ये केस अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। चौबे जी की टिप्पणी ले लेते, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? चौबे जी फिर आऊंगा, श्रीवास्तव जी जल्दी छोटी छोटी टिप्पणी। देखिए, पीएमएलए जो एक्ट है ये लोकसभा से पारित एक्ट है और इसमें सारी चीज़ें, सारे उनको अधिकार दिए गए हैं
अब जो अधिकार दिए गए हैं, जब एक किसी एजेंसी को अधिकार दिए जाते हैं, और संवैधानिक अधिकार है ये। संवैधानिक अधिकार है, तो उस हिसाब से वो अपना काम करती है। अब जनरली क्या हो रहा है कि जिसको पकड़ा जा रहा है वो कह रहा है कि मुझे राजनीतिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो थोड़ा इंतजार तो करो। अगर सबूत नहीं है, आपने कुछ तो नहीं कोर्ट में किया क्या है, टिकेगा क्या ये मामला? कानूनी रूप से कोई कानून बना है, अगर उसे ही चैलेंज कर दिया जाए तो केस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये गलत चैलेंज है। कोर्ट सिर्फ उसमें डायरेक्शन दे सकती है, वहीं जाना पड़ेगा। श्रीवास्तव जी, आप तो वकील भी हैं, आप बताइए कैसे होगा जब ये कानून ही खत्म करने की कोशिश होगी तो केस अपने आप खत्म हो जाएगा? यही रास्ता अपनाया है क्या बघेल जी ने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने कानून को चैलेंज नहीं किया, मैं आपको बता दूं उसके प्रोसेस को हमने चैलेंज किया। हाँ, प्रोसेस को ही। क्या ईडी को अधिकार है अलग अलग मामले को क्लब करना बिना मजिस्ट्रेट के? एक बार चालान पेश हो जाता है तो बिना मजिस्ट्रेट के क्या वो किसी को उठा सकते हैं? नहीं, अहंकारी सत्ता को जवाब देना पड़ेगा, समझ लीजिए। और हम तो कह रहे हैं ना कि ईडी निष्पक्षता से जांच करे, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन सत्ता के इशारे पर काम नहीं होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, अभी हमारे चोपड़ा भैया कह रहे थे, विमल भैया हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि आपने तो ऐसा किया वैसा किया, तो आप बदला ले रहे हैं क्या? अगर बदला ले रहे हैं तो फिर आप उतना ही बदला लीजिए जितना आप आगे सह सके। चलिए, ये तो इस तरीके की भाषा तो एक दूसरे को कहें क्या चेतावनी वाली है या धमकी वाली है, पर कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। मैं माफी चाहता हूँ, विमल भैया मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। उन्होंने जो भी कहा मैं उसे काउंटर इस वे में नहीं करना चाहता था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। नहीं, पर कानून अपना काम कर रहा है और हम सब इसके लिए इंतजार करेंगे कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा। मुसीबत जरूर बघेल परिवार की बढ़ गई है, आगे क्या होगा इस पर निगाह बने रहेगी। की मुसीबत है, आने वाले समय में केसेस, सारे केसेस क्वैश होंगे, लिख लीजिए आज आपने डिबेट में। ठीक है, चलिए उस समय भी एक बार आपको डिबेट में जरूर बुलाएंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। विमल चोपड़ा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ अपने कीमती समय के साथ बने रहे, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।